चलिए, तो अब हम यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है टीआरएनए से। तो देखिए, हाँ, टीआरएनए मैंने बताया था आपको 3 तरह के हमारे पास आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, एमटीआर बताया था मैंने आपको। उसमें से जो टीआरएनए है उसका रोल किस तरह से है, जरा इस पिक्चर में देखिए। आप देख सकते हैं पेज नंबर पीडीएफ का 47 है और इसमें आप देखिए फिगर बना हुआ है ट्रांसलेशन का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या दिख रहा है आपको। ग्रीन कलर का आपको राइबोसोम दिख रहा है, जिसमें एक बड़ी उसकी सब यूनिट है, उसके नीचे छोटी सब यूनिट है। ठीक है, ग्रीन कलर से। आप उसमें टीआरएनए देख सकते हैं, रेड कलर से बना हुआ है। और आप एमआरएनए देख सकते हैं, एक येलो कलर की लाइन बनी हुई है। 3 यहाँ पे आपको आरएनए दिख रहे हैं। राइबोसोम के अंदर आरआरएनए है। राइबोसोम जो दिख रहा है आपको, उसके अंदर क्या है, आरआरएनए। तो आरआरएनए ये प्रोसेस ट्रांसलेशन की है। इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आरआरएनए का क्या रोल है, तो उसका कहना भाई मैंने जगह दी है, मैंने जगह दी है। तो ऐसा मान लीजिए कि भाई ये वो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस, ये क्या है, ये आरआरएनए। ठीक है भाई। अब इस जगह पे एक बंदा आया हुआ है, उसका नाम है एमआरएनए। और एमआरएनए ने क्या दिया है, उसका क्या रोल है, यहाँ जो भी चल रहा है उस चलने में एमआरएनए का क्या रोल है। तो एमआरएनए कह रहा भाई मैं खबर लेके आया हूं, मैसेंजर हूं मैं। ठीक है, खबर लेके आया हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं टीआरएनए हूं। ठीक है, मैं टीआरएनए हूं और मेरे पास काफी सारी कॉपी रखी हुई है ऐसे। ये मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी रखी हुई है काफी सारी। ठीक है, ये जगह जिसकी है, ये जो जिस सीट पे मैं बैठा हुआ हूं, ये सीट किस चीज किसकी है, ये आरआरएनए की सीट है। मैं कौन हूं, मैं टीआरएनए हूं। सामने से कौन आ रहा है, सामने से आ रहा है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब सुनना, उसके पास इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं ऐसे ऐसे पेज निकाल के रखूंगा, ये रखूंगा ऐसे। मैंने उससे पूछा बताओ पहली तुम्हारे पास कोड क्या है, तो उसने कहा AUG। उसने क्या बोला, AUG। मैं कहूँ अच्छा AUG, चलो ठीक है। तो एक मैंने पेज निकाल के रख दिया, मैंने कहा ये रहा भाई। ठीक है, अब दूसरे पेज के लिए बताओ क्या है, तो उसने बोला GAC। ओके, तो मैंने दूसरा निकाला, ऐसे रख दिया। मतलब एमआरएनए जैसा जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से मैं अमीनो एसिड को जमाता चल रहा हूं, जैसा जैसा वो बोल रहा है। तो इस पिक्चर में यही दिख रहा है, इस पिक्चर में यही दिख रहा है। एमआरएनए आया है, अच्छा थोड़े टाइम बाद फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, किसका, टीआरएनए का। तो मैं चला जाऊंगा, फिर कोई और आ जाएगा, वो ये काम करना शुरू कर देगा। तो जो टीआरएनए हैं उनके जो नंबर्स होते हैं लगभग 31, उससे ज्यादा भी होते हैं। यानी कि 20 तो अमीनो एसिड हो गए, है ना। और जो एमआरएनए के पास जो कोडॉन है, जेनेटिक कोड, वो कितने हो गए, 61 हो गए। 61 तो जेनेटिक कोड है, 20 अमीनो एसिड हैं। और टीआरएनए कितने हैं, तो इनकी संख्या एनसीईआरटी में नहीं दी है, मैंने अलग से बता रहा हूं। लगभग 31 या उससे थोड़ा ज्यादा होती है। माने ऐसा नहीं है कि 61 के लिए 61 चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कि क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होने का रीजन है, जो थर्ड वाला जो टीआरएनए का जो आप इस वाली पिक्चर में देखिए, हाँ, पेज नंबर 50 में, पेज नंबर 50 में भी प्रोटीन ट्रांसलेशन का एक डायग्राम बना हुआ है 3 स्टेप में, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन करके, ऐसा। ठीक है, तो मैंने कहा कि 61 जो है जेनेटिक कोड है, लेकिन 61 टीआरएनए नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका आंसर है
कि भाई 61 कोडॉन के लिए 61 एंटी कोडॉन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि टीआरएनए का जो थर्ड वाला एंटी कोडॉन का जो थर्ड वाला नाइट्रोजनस बेस होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब एक ही नाइट्रोजनस बेस वो 4 तरह के एमआरएनए के कोडॉन के साथ लिंक कर सकता है। अभी हम जो भी बात करने वाले हैं इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको एक डायग्राम है जो दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना होगा। कौन सा डायग्राम है? देखिए पेज नंबर 46 में एक टीआरएनए का डायग्राम बना हुआ है। पेज नंबर 46 में टीआरएनए का एक डायग्राम बना हुआ है। रुचि ऐसे हुंगारी भरते रहना बीच बीच में। टीआरएनए का देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। इस टीआरएनए के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड है, ठीक है। रुचि दिख रहा है क्या? पहुंच गए वहां तक? डायग्राम मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो उस डायग्राम में मैं इस डायग्राम की बात करूं, दिखा देता हूं। ये वाला देखिए ऐसा है। ठीक है। तो इस डायग्राम में देखोगे जो टीआरएनए बना ऐसा करके, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें जो 3 लिखा हुआ है जहां पे 3 डैश है ना, तो 3 डैश में क्या लिखा है? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो एसिड यहाँ पे आकर के अमीनो एसिड अटैच होता है। माने ये समझ लो ये 3 डैश है और ये मान लो अमीनो एसिड है, अटैच है ऐसे, ठीक है। ओके। फिर टीआरएनए के दोनों तरफ दो लूप दिखाई दे रहे हैं। एक लूप का नाम डी लूप है, एक का नाम टी लूप है, ठीक है। और फिर एक नीचे लूप बना है, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप, और उसमें एंटीकोडॉन बने हुए हैं, CUC करके बना है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि टीआरएनए की खास बात ये होती है कि CUC में जो आखिरी वाला C है, उस C के जगह पे एक इनोसिन करके नाइट्रोजनस बेस आता है और वो C का भी काम कर लेता है, A का भी कर लेता है, वो T का भी कर लेता है, G का भी कर लेता है, ऐसा करके वो कुछ मामला कर देता है। T तो होता ही नहीं माने A का U का। तो कहने का मतलब ये है, इस चीज को क्या कहा जाता है? इसको वुबली बेस फिनोमिनन कहा जाएगा। यानी कि थर्ड वाला जो नाइट्रोजनस बेस है किसका? टीआरएनए का, वो वेरिएबल है। उस वेरिएबल होने की वजह से जितने कोडॉन होते हैं उतने ही टीआरएनए नहीं होते, ठीक है। चलिए इतनी बात बतानी थी, अब बात को शुरू करते हैं। तो टीआरएनए की जो हमारी हेडिंग थी वहां से बात होगी। तो देखिए लिखा हुआ है, ठीक है रुचि, अब तुम चाहे तो अपना माइक ऑफ कर सकती हो। देखिए टीआरएनए का जो फर्स्ट बुलेट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid, because amino acid have no structural specialties to read the code uniquely, ठीक है ना। कह रहे भाई जो ये है, ये जो है क्या है? ये अमीनो एसिड है, इसके पास कोई ऐसी खास बात नहीं है कि ये एमआरएनए से डायरेक्ट बात कर सके, तो इसलिए इसे मुझे पकड़ना होता है। किसे पकड़ना होता है? टीआरएनए को। मैं कौन हूं? टीआरएनए। तो टीआरएनए इसको ऐसे पकड़ कर रखे रखेगा तब बात बनेगी। ये बात किसे पता थी? फ्रांसिस क्रिक को ये बात पता थी, ठीक है। पहले बुलेट में ये बताया गया। दूसरा, he postulated the presence of an adapter molecule that would uh, one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acid। मैं दो काम कर रहा हूं। पहला काम, मेरा एक हाथ क्या कर रहा है? मेरा एक हाथ तो इधर मेरे बगल में कौन है? एमआरएनए है। तो मेरा एक हाथ तो एमआरएनए से पूछ रहा है, बता भाई तेरे पास अगला जेनेटिक कोड क्या है। उसके हिसाब से मेरे पास भी 3 ऐसे कोड हैं एंटीकोडॉन, तो ये उनसे बात करेगा, ठीक है। तो एक हाथ तो मेरा इस काम में लगा हुआ है कोडिंग के लिए, और एक हाथ किस में लगा हुआ है? अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो टीआरएनए के दोनों हाथ बिजी हैं भाई।
One hand read the code and other hand would bind to the specific amino acid. Okay, the tRNA then called sRNA, पहले tRNA को sRNA soluble RNA कहते थे, भूल जाया करता है, was also known before the genetic code was postulated. ठीक है, बट tRNA पहले से लोगों को पता था जेनेटिक कोड के पहले. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. लेकिन ये बात की ये अडेप्टर का काम करता है, जो अभी मैंने बताई दोनों हाथ बिजी, ये वाली बात बाद में पता चली. ठीक है, फिर देखिए अब मैं अगले पेज नंबर 46 में आ गया हूँ. tRNA हैज एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड. कोड सामने वाला बंदा लेके आ रहा है mRNA, मेरे पास ये तीन नाइट्रोजन बेस है. हाँ निकाले. हम्म, हम्म, मैं आ गया जरा. अब देखिए लिखा हुआ है tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code and it also has an amino acid acceptor. ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर है और ये एंटीकोडॉन लूप टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड. अब अगली लाइन देखिएगा लिखी हुई है tRNAs आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड. क्योंकि इस लाइन से दिमाग में एक बात जा रही है कि जितने अमीनो एसिड होंगे उतने tRNA होंगे, इसीलिए मैंने शुरुआत में समझा दिया कि ऐसा नहीं है. हाँ लेकिन स्पेसिफिक है क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए जो tRNA है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई भी tRNA काम कर जाएगा. ठीक है ना, तो उधर तो मामला ऐसा है. लेकिन जो जब बात आएगी इस तरह से कि तो 20 के लिए तो स्पेसिफिक मामला रहेगा ना. बात 61 की चल रही थी, तो 61 के लिए 61 मामला नहीं रहेगा. 61 के लिए 31 40 ऐसे हो सकता है. फिर इसके बाद कह रहे हैं फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटेड tRNA. ठीक है, देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन, तभी तो बंद होगी प्रोसेस. Secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ जैसा दिखता है. ये जो आपके सामने बना हुआ है स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ जैसा ही है. लेकिन कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो 3 डायमेंशनल व्यू होगा, ये तो 2D व्यू दिख रहा है. अब 3 डायमेंशनल व्यू कैसा दिखता है, वो इन्वर्टेड एल शेप का दिखता है ना. इसके बाद मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी है जो एनसीईआरटी की नहीं है, इटैलिक फॉन्ट में डाला हुआ है ना, तो वो 2 पॉइंट्स में मैंने डाल दिया है. क्या tRNA इज 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड RNA, माने पूरा जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है tRNA का तुम्हारे इस पेज में, इसमें टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हो सकते हैं, तो 70 से 90 हो सकते हैं. फिर कह रहा है कि एक्टिंग एज एडेप्टर बिटवीन mRNA एंड अमीनो एसिड, है ना. तो tRNA दोनों के बीच में ये एक तरह से लिंक करने का काम कर रहा है. किसके किसके बीच में, इसके बीच में अमीनो एसिड, और उधर से कौन आ रहा है, mRNA आ रहा है. उसके बीच के लिए मैं कौन हूं, मैं लिंक करने वाला काम कर रहा हूं. करे a typical cell contain hundreds of thousands of individual tRNA molecule. एक सेल में हजारों RNA हो सकते हैं tRNA, which are classified into about 40 to 60 different types basis on their anticodon. इनको फिर क्लासिफाई किया 40 से 60. While there are 20 amino acids, multiple types of tRNAs are necessary to recognize the 61 different codons, with 31 or more tRNA generally required for translation. आप समझ गए ना, 20 अमीनो एसिड हो गए, 20 61 हो गए अपने कोडॉन,
और टीआरएनए कितने रहेंगे, लगभग 31। ठीक है, चलिए अब ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में पहली बात दिमाग में रखनी है, क्या दिमाग में रखनी है कि जो एमआरएनए है, आप डायग्राम में देख रहे हैं धागा है ना, थोड़ा सा मान लीजिए, समझना, ये धागा है, इस धागा को एमआरएनए मान लो, ये धागा क्या है, एमआरएनए। ये देख रहे हो, इसको समझो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। अब आरआरएनए को ऐसे इसमें से साथ में ये आरएनए, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये आरएनए। अब ये जो राइबोसोम है ना, वो इसके ऊपर ऐसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे। कौन चल रहा है, धागा मूव कर रहा है कि ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये आगे बढ़ता चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ये ठीक है भाई, तो ये दिमाग में रख लिया हमने। आप क्या कह रहे हैं, करेक्ट ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, टू फॉर्म। तो इस चेयर को तुम मान लो, ये जो चेयर तुम पीछे देख रहे हो ना जिसमें मैं बैठा हूं, इस चेयर को तुम मान लो, इस चेयर क्या है, ये चेयर है आरआरएनए, ठीक है, चेयर आरआरएनए है, और इसके सामने ये मैं मान लेता हूं कि ये एमआरएनए है, ठीक है। अब एमआरएनए ऐसे रखा हुआ है, एमआरएनए का इधर मान लो इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे पहला एंटीकोडॉन है, और इस एंटीकोडॉन के लिए मेरे पास क्या है, ये जेनेटिक कोड है, मेरे पास एंटीकोडॉन है, ये ऐसे मैं फिट कर लिया, फिट कर लिया। उसके बाद मैं यहां से उठ जाऊंगा, मैं यहां से उठ जाऊंगा, फिर यहाँ पे कोई कौन आएगा, दूसरा कोई टीआरएनए आएगा, वो उसके पास भी एंटीकोडॉन होगा, वो ऐसे फिट करेगा, और उसके हिसाब से जो भी इस टीआरएनए के पास अमीनो एसिड होगा वो यहीं पे रखते चलेंगे, और एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता चलेगा, ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए एनर्जी लगेगी, इस काम के लिए एनर्जी लगेगी, कहां से आएगी, तो एनर्जी ऐसे आएगी कि जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए है उसके पास एक एटीपी है, ये एटीपी है, टीआरएनए के पास एटीपी होता है, और ये जो एटीपी है जब ये प्रोसेसिंग चल रही होती है तो उसी टाइम पे इसे फॉस्फेट को अलग अलग करके एनर्जी बना ली जाती है। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय इट्स सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द एमआरएनए। अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड which is known as peptide bond. Formation of peptide bond requires energy, ठीक है। Therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP। पहला चरण, अगर तुमसे कोई पूछे प्रोटीन सिंथेसिस में पहला स्टेप क्या होता है, तो मैं बोलना पहला स्टेप ये होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं उन अमीनो एसिड से एटीपी जुड़ता है, और उसके जुड़ने की वजह से क्या होगा, लिंक टू दियर कॉग्नेट टीआरएनए, फिर टीआरएनए से जुड़ेगा, माने पहले एटीपी आए, अमीनो एसिड आया, टीआरएनए आया, सब कुछ जुड़ गया, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहेंगे, और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, दूसरा इसको क्या बोला जाएगा, अमीनो एसाइलेशन, किसका, टीआरएनए का। तो ये पहला स्टेप है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में पहला पहला स्टेप क्या माना जाएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। If two such charged tRNA are brought close to enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically। मैं एक टीआरएनए हूं, मेरे बगल में एक टीआरएनए आ जाएगा, एक अमीनो एसिड मेरे पास है, एक अमीनो एसिड बगल वाले टीआरएनए के पास है, तो मैं ये अमीनो एसिड बगल वाले के साथ जोड़ दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, यहां से मैं जोड़ करके चला जाऊंगा, एग्जिट हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो हर बार एक टीआरएनए आएगा, अपना अमीनो एसिड रखेगा, जब दूसरा वाला आ जाएगा तो उसके साथ जोड़ देगा और खुद निकल देगा, अब तुम संभालो भाई, ठीक है।
ये जो मैंने बोला है इस बात को तुम समझ सको, इसके लिए मैंने ये वाला डायग्राम दिया है जो पेज नंबर 50 में बना हुआ है। देखो पेज नंबर 50 में पहले स्टेप में एक टीआरएनए आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है ना, और उसके साथ अमीनो एसिड किस कलर का है, वो भी ब्लू कलर का है। ठीक। दूसरे स्टेप में तुम देख रहे हो पिंक कलर का एक टीआरएनए आ रहा है, और उसके साथ जो अमीनो एसिड है वो किस कलर का है, राउंड शेप का है, वो भी पिंक कलर का है। उसके बाद तुम देख रहे हो ग्रीन कलर का एक नया टीआरएनए आ रहा है, और उसके साथ जो अमीनो एसिड है वो किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। फाइनली तुम देख सकते हो कि पहला अमीनो एसिड जो आया वो ब्लू कलर का था, फिर पिंक कलर का है, फिर ग्रीन कलर का है, फिर पर्पल कलर का है, फिर येलो कलर का है, उसके बाद लाइट ग्रीन कलर का है, ऐसे। फिर ब्लैक वाला आया टीआरएनए, उसके पास कोई वो नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से एक आता है, एक आता है जाता है, तब तक दूसरा आ जाता है, जब दूसरा जाएगा तब तक तीसरा आ जाएगा। कौन, टीआरएनए। ये बात ठीक है। फिर वापस से ऊपर आते हैं। तो पहला स्टेप हमने जान लिया कि भाई चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पहला स्टेप है, इसको अमीनो एसाइलेशन भी बोलेंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें पता है कि भाई राइबोसोम किसी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह भी काम करता है, और तब उसको क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। तो कौन सा एंजाइम ऐसा काम कर रहा है, आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आरआरएनए जो होता है ना, उसके टाइप्स होते हैं, हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। आरआरएनए में एक होता है 23S आरआर, मैंने जब बताया था कि जैसे न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की, वैसे ही राइबोसोम की यूनिट होती है स्वेडबर्ग के साइंटिस्ट के नाम पे। तो उसी के नाम पे जो एक आरएनए है, आरआरएनए, उसका टाइप है 23S, है ना। इसी पेज में लास्ट वाला बुलेट में लिखा हुआ है, द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है। तो अभी हम लोग तो ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे थे पेज की जो थर्ड बुलेट है उसमें लिखा है द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट माने वही आरएनए। ठीक है। आरआरएनए वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, कह रहे भाई आरआरएनए की वजह से जो ये रेट है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके। और आरआरएनए वही तो है चेयर, जिस चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, जहां ये सब कुछ प्रोसेस चल रही है, वो आरएनए नहीं। फिर कह रहे हैं कि द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। राइबोसोम काहे का बना हुआ है, तो आंसर है आरएनए का बना हुआ है, और साथ में प्रोटीन का बना हुआ है, सब मिलाकर। In its inactive state, it exists as two subunits, large subunit, छोटा subunit। दो दो हैं, हमने देखा था डायग्राम में। When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. लार्ज और स्मॉल दो सबयूनिट हैं, उसमें से mRNA ये किस वाली यूनिट के साथ अटैच होता है, तो वो छोटी वाली यूनिट के साथ अटैच होता है। ठीक है। फिर कह रहे देयर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड thus be close enough to each other for the formation of peptide bond। कह रहे भाई दो जगह होती हैं यहाँ पे, एक एक टीआरएनए के लिए, और उसके बगल में एक जगह होगी अगले वाले टीआरएनए के लिए। तो ये निकल जाएगा इधर से एग्जिट साइड से, फिर अगला आएगा ऐसे। तो यहाँ पे अगल बगल दो जगह होती है, यहाँ दो टीआरएनए आसपास बैठते हैं और अपने अपने अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं ऐसे। फिर क्या करें, कह रहे कि द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond. A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon and stop codon। वही बात है जैसे वहां चल रहा था, जब ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, वैसे यहाँ पे भी ट्रांसलेशन चल रहा था, उसकी भी mRNA की एक यूनिट होगी कि भाई mRNA यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ पास, सॉरी, यहाँ इनिशिएटर कोडॉन होगा, और यहाँ से लेकर ऐसे लास्ट तक में इधर कहीं स्टॉप कोडॉन होगा। ठीक। और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई आरएनए टीआरएनए होगा नहीं।
फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, एन mRNA also has some additional sequences that are not translated and are termed as untranslated region। अब mRNA की लेंथ तो बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह जितने भी उसके जेनेटिक जितने भी उसमें नाइट्रोजनस बेस है सारे के सारे कोई ना कोई अमीनो एसिड बना रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं भी बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। द यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। मैंने कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो mRNA है, यहाँ स्टार्टिंग वाला कोडॉन है और यहाँ लास्ट टर्मिनल वाला कोडॉन है, तो इस स्टार्टिंग वाले के पहले भी कुछ यहाँ नाइट्रोजनस बेस हैं जो जो कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाले, और इस लास्ट वाले के बाद में भी ये ऐसी लाइन है जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये भी कुछ नहीं बनाने वाले, तो इनको क्या कहा जाएगा, एक यूटीआर बॉडी दिया गया है, अनट्रांसलेटेड रीजन। और इनका काम, ये इनका होना जरूरी होता है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इनका योगदान होता है। फिर कह रहे फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA at the start codon AUG that is recognized only by the initiator tRNA। ठीक है, इनिशिएटर वाला जो है कोडॉन AUG है। राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने का, जो मेरी चेयर है वो चेयर का काम है वो मूव करे, है ना, इसका काम नहीं है मूव करना, mRNA का काम नहीं मूव करना, किसका काम है, rRNA का। चेयर मूव करेगी, ये अपनी जगह पे ऐसे आगे बैठ जाता, ये आया और ऐसे ऐसे आगे बैठ गया, ठीक है, चेयर को मूव करना है। फिर क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस फेज दिस स्टेज complexes composed of an amino acid linked to tRNA, अमीनो एसिड tRNA। ऊपर बात हुई थी ना कि tRNA इसके साथ अमीनो एसिड और साथ में एटीपी सारा मिल करके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड tRNA, है ना, जब चार्जिंग हुई थी अभी ऊपर बात हुई थी। करें ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। हो गया, वही ऊपर जो बातें वही, कुछ भी इसमें नहीं है, वही है। कह रहे नेक्स्ट पॉइंट में, द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। कौन मूव कर रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम मतलब rRNA मूव करता है, ठीक है, अलोंग द mRNA, किसके साथ, mRNA के साथ, मैंने mRNA बैठा रहेगा उसी के ऐसे 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 उसके साथ निकल लेगा, उसके साथ मतलब उसके उसके रास्ते से निकल लेगा। फिर amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequence dictated by DNA and represented by mRNA। अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो इसको डिक्टेट कौन कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है डीएनए, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, mRNA। डिक्टेट कौन कर रहा, माने मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु तो डीएनए है ना भाई, डीएनए में कुछ बदलाव हो गया तो यहां सब बदल जाएगा, डीएनए मूल बिंदु है, वो तुम्हारे पास्ट कर्मा है, वो कैसे रहे उसके हिसाब से फल आएगा ना। तो कह रहे कि ये लाइन पे ध्यान देना, माने डिक्टेटेड बाय आरएनए कर दिया और रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए कर दिया तो सोचना पड़ जाएगा फिर एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से ध्यान समझ लो। डिक्टेटेड बाय डीएनए माने मूल बिंदु जहां से बात शुरू हुई है कि क्या प्रोटीन बनेगी वो डीएनए था, और रिप्रेजेंटेशन किससे हुआ है, एमआरएनए। इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि पास्ट में कोई कर्म था, अब उसका फल देने की बारी आई तो कुछ ना कुछ बहाना बन जाएगा। कहते हैं ना मौत आने के लिए तो भाई बहाना चाहिए था, मौत तो होनी ही थी आज, तो बस वैसी बात हो गई कुछ कि मौत होनी थी, कुछ ऐसा पास्ट कर्म था, अब उसका बहाना कुछ भी बदल जाएगा। तो बहाना मतलब एमआरएनए जो रिप्रेजेंट करेगा, और डिक्टेटेड बाय डीएनए, डीएनए माने पास्ट कर्मा, ठीक है। फिर क्या है, एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन and releasing the complete polypeptide
फ्रॉम द राइबोसोम। यहाँ रिलीजिंग फैक्टर, जैसे कल वाली बात नहीं चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन में कि फूफा जी को लेने भी कोई जाएगा और छोड़ने भी कोई जाएगा, ठीक है, वैसी बात यहाँ पे भी है, रिलीज के लिए तो है, रिलीज फैक्टर होता है, इनिशिएशन फैक्टर भी होते हैं, एनसीईआरटी नहीं दिए हुए। अब देखिए भाई, अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये सारी जो प्रोसेस चल रही है इसको कंट्रोल करने का कुछ क्या क्या तरीके हैं, तो सुनिए। पूछा जा रहा भाई अपने जीवन को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये हुआ कि भाई पूरा चैन है ना, पूरी चैन है, 4 स्टेप में यहां मामला हो रहा है रेगुलेशन का। पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, माने शुरुआत में ही जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था तभी कुछ ना कुछ उसमें सुधार कर दिया जाए, कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तभी कुछ सुधार कर दिया जाए। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, जब डीएनए से आरएनए बन गया फिर आरएनए की काट छाट हुई थी, उसको बोल रहे हैं प्रोसेसिंग। फिर ट्रांसपोर्ट, फिर आरएनए बनने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकाला गया था न्यूक्लियर पोर से होते हुए, तो उस टाइम पे। और चौथा ट्रांसलेशनल लेवल, अब बाहर जो न्यूक्लियस, बाहर जो आरएनए चला गया है उस आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उस टाइम पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो 4 लेवल हो गए। पहला लेवल क्या हुआ, जब डीएनए से आरएनए बना, नंबर 1। फिर आरएनए जो बना वो मैच्योर बनने में, दूसरा। फिर मैच्योर आरएनए जब बाहर निकल रहा है, तीसरा। और बाहर निकल के फिर जब ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो गई, चौथा। चार चार मतलब चरण हैं जहां पे रेगुलेशन किया जाएगा। ये कुछ वैसी बात हो गई कि खाना, कोई भी फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री है कोई, तो वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसने अपने कुछ लोगों को लगा रखा है, एक आदमी को लगा रखा है, भाई तू यहाँ पे रहेगा, कि मैगी बनाने की फैक्ट्री है, तू यहाँ पे रहेगा जब गेहूं को पीसा जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति को, अब तू यहाँ पे रहेगा जहाँ पे इस पीसे हुए गेहूं से फिर नूडल्स बनाए जा रहे हैं। फिर तीसरे को बोल दिया भाई तू रहेगा, नूडल्स को फिर थोड़ा हाफ कुक किया जा रहा है, आधा पकाया जा रहा है। फिर अगले को बोल दिया भाई तू रहेगा पैकिंग के टाइम पे, ठीक से पैकिंग हो रही नहीं है। तो 4 स्टेप पे उसने अपने लोग, तो उसको पता है कि क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। हेलो। हाँ भाई नमस्कार, हिंदुआइट डायनामाइट। मस्त है भाई, क्लास ले रहा हूँ। ऐसा है, मैं 9:30 बजे तुमको कॉल करता हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो जाओगे ना 9:30 बजे? ओके। ओ माय गॉड, ठीक ठीक, आज संडे भी है ना। ओके बेटा। हाँ। आओ, हेलो हेलो हेलो। फोन रख दिया। ये वही है बंदा जिससे बायोटेक करवाना था तुम लोग को, लेकिन तो मामला बहुत बिजी हो गया तो मैं इसको बोल नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ पार्ट तो इससे क्वेश्चन डाउट के तौर पे करवाऊंगा, उसी का कॉल था। तो देखिए, क्या हमारे कॉलेज का वो हुआ है, एलुमनाई सेशन हुआ है, तो उसमें जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं सबको बुलाया जाता है, पार्टी की जाती है। तो ये गया था, मैं उसमें जा नहीं पाया। तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसा होगा, जब तुम वहां से पास आउट हो जाओगे, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, फिर उसके बाद तुमको दोबारा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक बना रखा है जिसमें जो यहाँ से पास आउट बच्चे हैं उन सबको एक ग्रुप में, कि कुछ हम कुछ नया करें तो उसमें जिससे बता सके। गौतम गंभीर भी हमारा ही मतलब कॉलेज से ही है, तो ऐसे लोगों से मिलने का फिर मौका मिल जाया करता है। देखिए, तो कह रहे हैं भाई 4 लेवल पे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। भाई जीन का कुछ काम है। For example, if an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide। कह रहे भाई E. coli एक ना एंजाइम बनाता है, उसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करता है ये, तो भाई ये लैक्टोज को तोड़ता है और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक बात है। ऐसा करने से इसको एनर्जी मिलती है बैक्टीरिया को, ठीक है।
करें हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, मान लो बैक्टीरिया के चारों, बैक्टीरिया जिस मीडियम में है उसके चारों तरफ लैक्टोज ही नहीं है, तो लैक्टोज ही अगर नहीं है तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं, फिर उसका जो एंजाइम बन रहा था, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का काम क्या है, उसके आसपास के मीडियम में जो लैक्टोज है उसको तोड़ो और उससे एनर्जी बनाओ, ये इसका काम है। अब अगर लैक्टोज ही नहीं है आसपास तो ये अपना एंजाइम बनाएगा ही क्यों, क्यों खर्चा करेगा, सही है ना। यही बात यहाँ पे बोल रहा है। Therefore, in simple terms, it is metabolic, physiological और environmental condition that regulate the expression of gene। कह रहे भाई इसीलिए जीन बनने के, जीन के एक्सप्रेस होने में एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। कह रहे एम्ब्रियो से एडल्ट बनने में, माँ के पेट में जब एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है, एम्ब्रियो से जब बच्चा बनेगा उस टाइम पे बहुत सारी प्रोसेसेस रहेंगी जो कंट्रोल करेंगी, रेगुलेट करेंगी जीन के एक्सप्रेशन को। In prokaryotes, control of rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression। कह रहे भाई प्रोकैरियोट में जो रेगुलेशन होता है ना वो रेट को लेके होता है। इसको तो वैसे समझ लो कि जो पहला बंदा लगाया हो ना जो गेहूं से आटा बनाएगा, तो मैंने उसको ये बोल रखा है तुम्हें ये देखना है कि गेहूं से आटा तुरंत तुरंत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फास्ट फास्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि प्रोकैरियोट में जो रेगुलेशन हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, वो किस हिसाब से किया जा रहा है, रेट पे किया जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या है। ओके, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins। कह रहे भाई जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होगा ना उस समय पे आरएनए पॉलीमरेज, भाई ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को कंट्रोल करने के लिए वहां पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है, या तो आरएनए पॉलीमरेज को काम करने देंगे वो प्रोटीन या नहीं करने देंगे, या तो करने देंगे अच्छे से या नहीं करने देंगे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिव, मैंने बोला ना कि या तो करने देंगे नहीं करने देंगे। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ, अब यहाँ पे कुछ accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequence term operators। ये जो अभी लाइन बोल दी गई प्रोमोटर ऑपरेटर, अभी थोड़ा इस लाइन पे ध्यान ना दो और एक जगह पे पहले आ जाओ, फिर हम आगे की फिर अगली लाइन पे ध्यान देंगे। देखो एक पेज बाद लैक ओपरॉन लिखा हुआ है, दिख रहे हो, पहले मैं लैग ओपरॉन की बात कर लेता हूं, उसके बाद जो अभी हम लोग लाइन पढ़ रहे थे ना उसकी लाइन, उस लाइन को दोबारा उसके बाद पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, पहले समझते हैं ओपरॉन क्या होता है। ओपरॉन भाई डीएनए का एक हिस्सा होता है जो पर्टिकुलर कोई एंजाइम वगैरह बनाने का काम करता है, लिखा हुआ है इसके बारे में लैग ओपरॉन। तो लिखा हुआ है अ टिपिकल ओपरॉन हैज 4 मेन पार्ट, है ना। जो ओपरॉन होता है उसके 4 हिस्से होते हैं। तुमसे कोई पूछे ओपरॉन क्या है, तो भाई 4 हिस्से होते हैं इसके, पीओ माने प्रोमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन और चौथा रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन को क्या बोला गया, आई बोला गया है, ठीक है। अब देखना प्रोमोटर, दिस इज द रीजन ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, माने डीएनए है उसमें कोई जगह होगी, उस जगह को क्या नाम दिया गया, प्रमोटर। उस जगह पे क्या आगे जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, ठीक है। इफ द प्रमोटर इज इनएक्टिव द जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, मीनिंग स्टार्ट बटन। अरे प्रमोटर अगर एक्टिव नहीं है तो जीन नहीं बनेगा, सही बात है। दूसरा होता है क्या, ऑपरेटर। ये मैंने जो अभी बोला इसका डायग्राम यहाँ पेज नंबर 55 में बना हुआ है।
आप पेज नंबर 55 में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से बात करते हैं। तो प्रोमोटर की ये बात थी। ऑपरेटर में आते हैं। दिस इज लोकेटेड नियर द प्रोमोटर। कह रहे भाई जो ऑपरेटर होगा वो प्रोमोटर के बगले में होता है, प्रोमोटर के बगले में होता है। देख सकते हो डायग्राम में, पी है ना, ओ के बगल में ही है। फिर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स हेयर। ऑपरेटर वो जगह होती है जहां पे कोई रिप्रेसर प्रोटीन आकर के जुड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं उस डायग्राम में एक रिप्रेसर ऑरेंज कलर का प्रोटीन है, वो आके जुड़ गया वहां पे। ठीक, फिर कह रहे हैं दिस इज द कंट्रोल पॉइंट फॉर टर्निंग द जीन ऑन और ऑफ। यहां से ऑन ऑफ होगा मामला। ठीक है, अगला है स्ट्रक्चरल जीन। दीज आर एक्चुअल प्रोटीन कोडिंग जीन्स, दे मेक एंजाइम्स और प्रोटीन। एग्जाम्पल इन लैग ओपेरॉन ZYA, 3 होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ZYA दिख रहा है, ZYA दिख रहा है। ठीक है, इनको स्ट्रक्चरल जीन बोल दिया। तो प्रोमोटर कौन है? जहां आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। ऑपरेटर कौन है? जहां रिप्रेसर आके जुड़ेगा। और स्ट्रक्चरल जीन क्या है? जो एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब रेगुलेटरी में आते हैं। रेगुलेटरी जीन, अब ध्यान रखना, रेगुलेटरी जीन के लिए इनको चाहिए था कि सिंबल यूज करते आर, ऐसा नहीं किया इन्होंने। ठीक है, आई किया है। रेगुलेटरी जीन में जो इन्होंने सिंबल यूज किया वो क्या यूज किया है? आई यूज किया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए इस पे ध्यान दिए रहना। आई, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेरॉन। ये ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है। ओपेरॉन तो ऊपर के 3 चीजें मिला के ही बन जाता है। कौन कौन सा? प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, और रेगुलेटरी अलग से होता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेरॉन बट इज लोकेटेड नियर इट। ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है लेकिन ओपेरॉन के पासे में होता है। इट प्रोड्यूसेस अ रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखिए डायग्राम में, पीडीएफ में, पी है, प्रोमोटर हो गया। आई है, आई ये जो आई है इससे क्या बन रहा है? रिप्रेसर बन रहा है। तो आई क्या है? रेगुलेटरी जीन है। और उसके बाद फिर पी फिर बना हुआ है, ओ बना हुआ है ऑपरेटर। उसके बाद ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो द रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर। Elucidation of the lag operon was also a result of close association between geneticist Francis Jacob and biochemist Jacob Monod. तो Jacob Monod दो नाम याद रखना, Jacob Monod दो नाम याद रखना। They were the first to elucidate the transcriptionally regulated system in lag operon. Lag का मतलब यहाँ पे लैक्टोज होता है। A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. ये लाइन इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे भाई जो अभी तुमको पिक्चर दिखाई ना ओपेरॉन की, उसमें ZYA 3 जीन थे, 3 जीन है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? पॉलीसिस्टोनिक बोला जा रहा है। ओके, फिर कह रहे हैं भाई इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल करने के लिए है प्रोमोटर और रेगुलेटर जीन। तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं? इन बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई लैक ओपेरॉन कंटेन्स स्ट्रक्चरल जीन ZYA, वही बात। these three share the same promoter, are regulated by same operator, are transcribed into same mRNA. Such arrangement is very common in bacteria and referred to as operon. तो क्या हमको बात समझ में आई? कॉमन शब्द का हम मतलब समझना चाह रहे हैं। भाई कॉमन वर्ड का यूज किया है। ये जो अभी बुलेट हमने पढ़ी, इन लैक ओपेरॉन, लैक रेफर्स टू लैक्टोज। लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज होता है। फिर आगे लिखा पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर। ये कॉमन वर्ड का यूज किया है। केवल प्रोमोटर और बोल देता, रेगुलेटर बोल देता तो क्या दिक्कत? कॉमन वर्ड का यूज किया है, इसलिए यूज किया है कि स्ट्रक्चरल जीन तो 3 हैं
लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही रिप्रेसर की से काम चल जाता है। तो इसलिए इन तीनों के लिए वो कॉमन है, हमारे 3 स्टूडेंट हैं और 3 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक ऑपरेटर, एक प्रमोटर और एक जो हमारा रेगुलेटरी है जी, उससे काम चल जाता है। तीन। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो कॉमन वर्ड वहां यूज किया है, उस कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब ये है, स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं? 3। और जो रिप्रेसर बन रहा है वो कितने से बन रहा है? वो एक से बन रहा है, आई बस से बन रहा है ना। तो आई तो एक ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं, इसलिए बोला जा रहा है कॉमन। आकाश, समझे बात को क्या मैंने बोल दिया? नहीं सर। हाँ, पेज नंबर 54 में देखो आखिरी की 2 बुलेट। पेज नंबर 54 में आखिरी की 2 बुलेट, उसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन्स कितने हैं? 3 हैं। स्ट्रक्चरल जीन 3 हैं, जेड वाई ए, 3 हुए। और 3 के लिए एक प्रोमोटर है, एक ऑपरेटर है और एक ही एमआरएनए ये तीनों लोग बनाएंगे। समझे क्या बात को? मेरे सामने 3 स्टूडेंट हैं, आकाश है, ओझल है, महक है। इनको पढ़ाने के लिए एक केमिस्ट्री का टीचर है, एक फिजिक्स फैकल्टी है और एक बायो फैकल्टी है। तो भाई तुम तीनों के लिए मैं कॉमन हुआ ना। तो जेड वाई ए जीन के लिए जो प्रोमोटर है वो कॉमन हुआ ना, और जो रेगुलेटरी है, जो 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 की सब ये बना रहा है, रिप्रेसर बना रहा है, वो भी कॉमन हुआ ना। हाँ। यही बात है, इसलिए कॉमन वर्ड यूज किया है। अब देखिए, जो ये वाला डायग्राम में फिगर 55, पेज नंबर 55 में, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गई, 2-4 लाइन और पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तुमने कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति इतना मूर्ख था कि वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काटता है। वो मूर्ख व्यक्ति, ओ माय गॉड, हाँ शायद कालिदास के लिए ऐसा कहा गया था। भाई वो मूर्ख व्यक्ति है, इकोलाई है। ये इकोलाई उतना ही मूर्ख व्यक्ति है। कैसे? आप समझना ध्यान से। जो बैक्टीरिया है ना, इकोलाई, वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया है और एक मीडियम में है, जो मीडियम में लैक्टोज भरा हुआ है, ठीक है। और वो जो लैक्टोज है वो सेल मेम्ब्रेन से होकर बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, ओके। वो जो लैक्टोज है, इस डायग्राम में देखो इंड्यूसर लिखा हुआ है, इस वाले डायग्राम में 2 डायग्राम है, एक ऊपर बना है, एक नीचे बना है। तो नीचे वाले में देखो, ये ई कोलाई क्या कर रहा है, ये ई कोलाई क्या कर रहा है, बाहर से लैक्टोज अंदर लेता है, बाहर से लैक्टोज अंदर लेता है। और ये जो लैक्टोज है ये ऑरेंज कलर वाली चीज पे जाके जुड़ जाता है। जुड़ने की वजह से क्या हुआ, वो ऑरेंज कलर वाली चीज
ओ वाले जीन से नहीं जुड़ रही है। इतनी बात मैंने जो बोली मैं फिर से बोल रहा हूं। ये बैक्टीरिया है, बाहर लैक्टोज है, लैक्टोज अंदर आया, वो लैक्टोज को यानी येलो कलर की चीज को ऑरेंज कलर की चीज के साथ जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया जाएगा, ये ऑरेंज कलर की चीज है, ये येलो कलर वाली चीज है, ये लैक्टोज है, और ये क्या है, ये कोई प्रोटीन है जिसको मैं क्या बोलता हूं, रिप्रेसर प्रोटीन। ये अगर ऐसे जुड़ गया तो रिप्रेसर अपना काम करना भूल जाएगा। फिर जब रिप्रेसर अपना काम करना भूल जाएगा, इसका रिप्रेसर का काम क्या था, रिप्रेसर का काम था कि जाके ऑपरेटर से जुड़ जाए, ऑपरेटर से जुड़ते ही ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता था। लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये वो व्यक्ति है जो जियो के टावर को जाके डिस्टर्ब कर देता था। तो जियो का टावर जब डिस्टर्ब हो जाता था तो हमारा नेटवर्क नहीं चलता था। लेकिन अब पुलिस ने क्या किया है, इसको भेजा जाओ, ये गया, इसको पकड़ लिया। अब जियो का टावर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा डिस्टर्ब, तो अब अच्छे से फिर नेटवर्क चलेगा। अच्छे से नेटवर्क चलेगा तो क्या होगा, अच्छे से नेटवर्क चलेगा तो 3 उससे एंजाइम बनेंगे। 3 एंजाइम लिखा हुआ है। एक बनेगा, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक बनेगा, उसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और दूसरा बनेगा, उसका नाम क्या है, परमीएज। और तीसरा बनेगा, उसका नाम क्या है, ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है भाई, ट्रांस एसिटिलेज। अब सुनना, कालिदास वाली बात यहां कहां से आ गई, अब मैं बताता हूं। गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है बताओ जरा। गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ता है। गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है। गैलेक्टोसाइडेज पैदा हुआ है किसकी सहायता से, लैक्टोज की सहायता से ही तो पैदा हुआ है भाई। लैक्टोज आया, ये रहा लैक्टोज, ये लैक्टोज आया और रिप्रेसर से जुड़ा, जुड़ा। इसके जुड़ने की वजह से ये 3 जीन में से तीनों एक्टिव हो गए। तो एक ने एक्टिव होके क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरे ने क्या बनाया, परमीएज। और तीसरे ने क्या बनाया, ट्रांस एसिटिलेज। इसमें जो पहला वाला है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम है वो जो लैक्टोज था उसी को तोड़ना। भाई तुम लैक्टोज की बल के, लैक्टोज के ही तो बल पे ये 3 चीजें बना रहे थे। उन 3 में से जो एक है उसका काम क्या है, उसका, तुम 3 में से एक का काम, एक का काम है तोड़ने का और एक का काम है बुलाने का। परमीएज क्या करेगा, बाहर के लैक्टोज को और सेल के अंदर लाएगा, और सेल के अंदर आते ही जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसको तोड़ देगा। तो वही बात नहीं हुई कि तुम जिसके सहारे पे खड़े हो तो उसी को तोड़ दे रहे हो। और जब सारा लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो फिर इसका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने से तो एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, अब देखिए, तो यहां क्या हो रहा था, यहां ये हो रहा था कि कोई प्रोसेस चल रही थी, उसको रोका गया था, इसीलिए रिप्रेसर उसको वर्ड यूज किया गया है, उसको रिप्रेसर वर्ड यूज किया गया। अब उसके नीचे जो लाइन मैं बता रहा था कि हम बाद में पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। अब देखिए, सबको जो बातें चल रही है ना, ये कहाँ की चल रही पता है, सब प्रोकैरियोट की बातें चल रही है। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर टू एज ओपेरॉन। ठीक है, ये बैक्टीरिया वगैरह में सब होता है, यूकैरियोट्स में ये सब नहीं होता। टू नेम फ्यू सच एग्जांपल्स, लैग ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, HIS ओपेरॉन, VAL ओपेरॉन। कह रहे भाई इसी तरह के और भी ओपेरॉन होते हैं। अभी जो हम ओपेरॉन पढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें लैक्टोज का मुख्य किरदार में कौन था, लैक्टोज था, तो इसका नाम लैक्टोज लैक ओपेरॉन कर दिया।
अगर मुख्य किरदार में ट्रिप्टोफैन होता तो टीआरपी ओपेरॉन हो जाता। अगर अरेबिनोज होता तो सबका नाम दिया हुआ है। अगर हिस्टिडीन है तो हिज ओपेरॉन, अगर वैलिन है तो वीएल ओपेरॉन, उसी तरह से। करें लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन, ठीक है। तो ध्यान रखना आई का मतलब यहां इंड्यूसर से नहीं है। आई का मतलब यहां इंड्यूसर से नहीं, इंड्यूसर तो बाहर से आ रहा है। rather it is derived from the word inhibitor। आई जो दिया गया है कि भाई तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था कि रेगुलेटरी जीन को आर का सिंबल काहे नहीं दिए भाई, फालतू में कंफ्यूजन हो जाता है, याद करना पड़ता है। तो उन्होंने आर रेगुलेटरी जीन को आई का सिंबल दिया था, काहे कि वो इनहिबिट कर रहा है। किसको इनहिबिट कर रहा है? रिप्रेसर को इनहिबिट कर रहा है, अरे उसको सॉरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। इसलिए ये जो बना था, ये इसका काम क्या था? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देना। तीन जो जीन्स हैं इनकी प्रोसेस को रोकने का काम था इसका। ये रोकने का काम कब असफल हो जाता है? जब इसके साथ कौन आके जुड़ जाता है? लैक्टोज आके जुड़ जाता है। ये जुड़ गया लैक्टोज, अब ये नहीं रोक पाएगा। तो अभी तक इनहिबिट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, ऐसा, ठीक है। द आई फिर कह रहे हैं कि द थ्री स्ट्रक्चर जीन, द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन, द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हिच इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, वही बात है जो बता दी। वाई जीन परमिएज है जो परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, और ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटिलेज बनाता है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए, hence all the three gene product in lac operon as are required for metabolism of lactose. In most other operon as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. करे बाकी की जो operon होते हैं उसमें भी ऐसे कुछ चलता रहता है। फिर कह रहे लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। माने लैक्टोज ये जो ऑन ऑफ कर रहा है वही तो आके जुड़ रहा है, hence it is termed as inducer. In absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. कह रहे भाई वैसे तो ग्लूकोज में इकोलाई को ग्रो करा लिया जाता है, लेकिन ग्लूकोज ना हो तो लैक्टोज दे दिया जाता है, और लैक्टोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है? परमीएज। पर एक बात है, क्या बात है? अगर बाहर का सब लैक्टोज खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया तो अंदर फिर ये जो तीन जीन थे अब ये काम नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो परमीएज एंजाइम नहीं बनेगा, और परमीएज एंजाइम नहीं बनेगा तो बाहर से लैक्टोज कैसे आएगा? तो उसी के लिए यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया, क्या लिखा है? रिमेंबर a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell। कह रहा भाई कुछ तो उसके पास लैक्टोज थोड़ा सा होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा परमीएज बन जाए, तो थोड़ा सा परमीएज बन जाए तो फिर जब बहुत सारा लैक्टोज मिल जाएगा तो उसको भर भर के फिर अंदर लिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। The lactose then induces the operon in the following manner: the repressor of the operator is synthesized all the time constitutively from I gene, है ना। तो ये तो डायग्राम में दिख रहा था कि I gene से repressor बन रहा है। The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon। कह रहा repressor, जब ये repressor ऑपरेटर नहीं, repressor तो ये था, रिप्रेसर जो है ये तीन जीन को रोकने के लिए इसके पास ऐसे जाके जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज का काम नहीं शुरू हो पाएगा, नहीं शुरू हो पाएगा तो ये तीन जीन अपने जो काम बना रहे थे नहीं बना पाएंगे, जो प्रोडक्ट बनाना था इनको तीन। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ध्यान रखना लैक्टोज भी
लिया जा सकता है एरोलैक्टोज भी। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। दिस, मेरी बात ध्यान सुनना, तुम्हें जो इसका कॉन्सेप्ट है वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये बात तो मैं मानता हूं, लेकिन शब्द क्योंकि मिलते जुलते हैं थोड़ा सा, तो इस पे कमांड करने के लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो डायग्राम एनसीईआरटी का ये वाला है, ये तुमको कंठस्थ रहना, और ये बना बना के कंठस्थ होगा। सोचो कि देख के हो जाएगा, हाँ देख के ना होगा। इसको जब तुम रफ में 2-3 बार बना लोगे ना, तब जाके, और जब कंठस्थ हो जाएगा तब जो इनकी बात है, तब ऐसा हो जाएगा कि एक बार पढ़े और एक ही बार में दिमाग में बैठ गई। नहीं तो ये ऐसा टॉपिक है कि जैसे अभी समझ लिए, 10-15 दिन बाद जब देखोगे तो सब नया नया लगेगा ये क्या है ये ऐसे। तो सबसे सर्वप्रथम जब भी इस टॉपिक को करने बैठे तो सबसे पहले वो डायग्राम को घोट के पी जाओ पहले तो। वो डायग्राम तुमको ऐसे बनाना आना चाहिए तुरंत तुरंत। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं। Essentially, regulation of lag operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. ठीक है, हम लैग ऑपरॉन को ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है तो एंजाइम सिंथेसिस को रेगुलेट किया जा रहा है, और उसी के सबस्ट्रेट के द्वारा। भाई परमिएज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट का काम करता है, और उसी से रेगुलेशन भी हो रहा है। मैंने जिस डाल पे बैठी उसी को काट रहे हैं, वही वाली बात। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर द लैग ऑपरॉन। ध्यान रखना, लैक्टोज, भाई लैग ऑपरॉन नाम लैक्टोज के लिए है, तो उसके लिए ये लोग काम नहीं कर सकते। जो काम लैक्टोज कर रहा है वो काम ग्लूकोज से या गैलेक्टोज से नहीं करवाया जा सकता। Can you think of how long the lag operon would be expressed in the presence of lactose? तो उत्तर दिया है भाई, जब तक है तो चलता जाएगा मामला। Expression continues until the enzyme galactosidase have completely metabolized all available lactose into glucose and galactose. Once lactose is consumed and level drop, the repressor bind to the operator again and switching off the operator. जब तक है जितना, तो जब तक जितनी दाल है उसको तो काटते ही जाएंगे, खत्म हो गए तो खत्म। रेगुलेशन ऑफ लैग ऑपरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। तो एक ऐसा रेगुलेशन जिसमें कोई जा रहा है अंदर और किसी को रोक रहा है, इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। और ऐसा वाला भी होता है, पॉजिटिव वाला भी होता है, जिसमें कोई जा रहा है और कोई प्रोसेस शुरू करवाता है, ऐसा भी होता है। किसी को मतलब रोकता नहीं है वहां पे, ऐसा। तो कह रहे भाई पॉजिटिव वाला भी पढ़ना नहीं है अपने को। तो भाई ये था हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस। रिकॉर्डिंग हुई है इसकी 1 घंटे की, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ।